नमस्कार। मैथमेटिकल फिजिक्स के पेपर के अंतर्गत आज हम चतुर्विम संवेग संरक्षण के नियम के एप्लीकेशन के रूप में युग्म उत्पादन अर्थात पेयर प्रोडक्शन की घटना का अध्ययन करेंगे। हमने अपने पिछले लेक्चर में चतुर्विम संवेग संरक्षण के नियम का अध्ययन किया था, जिसके अनुसार सभी प्रकार की अभिक्रियाओं व न्यून क्रियाओं में चतुर्विम संवेग संरक्षण के नियम का पालन होता है। यहाँ पर युग्म उत्पादन की घटना के स्पष्टीकरण के लिए आज हम इसका उपयोग करेंगे। युग्म उत्पादन की घटना को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जब एक इलेक्ट्रॉन व एक पॉजिट्रॉन परस्पर संघात कर विलोपित होते हैं अर्थात इनका एनिलेशन होता है, तो उससे हमें 1.026 MeV ऊर्जा के गामा फोटॉन प्राप्त होते हैं। और इसके विपरीत यदि हम 1.026 MeV के गामा फोटॉन लें, जो कि यह जो ऊर्जा भी हमने व्यक्त की है यह इनकी मिनिमम थ्रेशोल्ड एनर्जी है, तो इस गामा फोटॉन के मुक्त आकाश में स्वतः ही इलेक्ट्रॉन व पॉजिट्रॉन इसके द्वारा उत्पन्न नहीं हो सकते, भले ही उसमें मिनिमम थ्रेशोल्ड एनर्जी हो। अर्थात इसके लिए हमें किसी प्रबल बल क्षेत्र जैसे नाभिक का विभव क्षेत्र होता है उसकी हमें आवश्यकता होती है। तो इस घटना के व्याख्या के लिए अब हम यहाँ पर यह मानकर चल रहे हैं कि सर्वप्रथम हम ये मान लेते हैं कि बिना ही किसी नाभिकीय बल क्षेत्र के, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है कि जब गामा फोटॉन नाभिक के प्रबल बल क्षेत्र से टक्कर या अन्योन्य क्रिया करेगा तब इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन का युग्म उत्पादन होगा। लेकिन अगर हम इस घटना को सिद्ध करने के लिए ये मान लें कि गामा फोटॉन बिना किसी नाभिकीय बल क्षेत्र से अन्योन्य क्रिया किए सीधे ही माना इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन का युग्म उत्पादन कर सकता है, तो उसके लिए हम यहाँ पर चतुर्विम संवेग लिख रहे हैं। इंसिडेंट गामा फोटॉन का चतुर्विम संवेग p म्यू, ये h/c इसका परिमाण है तथा n कैप हमने इसकी डायरेक्शन इंसिडेंट डायरेक्शन मान ली है, और ये आयोटा e/c e बराबर h होगा इंसिडेंट गामा फोटॉन की एनर्जी। इसी प्रकार जो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन हैं इनके चतुर्विम संवेग क्रमशः p1 म्यू व p2 म्यू हैं, जहाँ p1 वेक्टर व p2 वेक्टर इलेक्ट्रॉन व पॉजिट्रॉन के इनके उत्सर्जन की दिशाओं में साधारण संवेग हैं तथा e1 व e2 इनकी ऊर्जाएं हैं। चतुर्विम संवेग संरक्षण के नियम के अनुसार युग्म उत्पादन से पूर्व तथा युग्म उत्पादन के पश्चात कुल चतुर्विम संवेग का मान समान होगा, अर्थात p म्यू इक्वल टू p1 म्यू प्लस p2 म्यू। अब हम यदि इस समीकरण का स्वयं के साथ ही डॉट गुणनफल करें, अदिश गुणनफल करें, तो हमें मिलेगा p म्यू स्क्वायर इक्वल टू p1 म्यू स्क्वायर प्लस p2 म्यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस p1 म्यू डॉट p2 म्यू। जैसा कि हम जानते हैं कि सिग्मा p म्यू स्क्वायर अर्थात p1 स्क्वायर प्लस p2 स्क्वायर प्लस p3 स्क्वायर प्लस p4 स्क्वायर अर्थात चतुर्विम संवेग के चारों घटकों के वर्गों का योग माइनस m0 स्क्वायर c स्क्वायर होता है, जहाँ m0 रेस्ट मास है। तो इसका मान यहाँ पर फोटॉन के लिए शून्य होगा, क्योंकि फोटॉन का विराम द्रव्यमान m0 शून्य होता है, या इसे हम समीकरण 1 में p म्यू डॉट p म्यू से भी प्राप्त कर सकते हैं, जो कि h/c का होल स्क्वायर माइनस आयोटा h/c का होल स्क्वायर होगा, जो कि शून्य हो जाएगा। इसी प्रकार इलेक्ट्रॉन व पॉजिट्रॉन के लिए p1 म्यू स्क्वायर व p2 म्यू स्क्वायर का मान माइनस m0 स्क्वायर c स्क्वायर होगा, क्योंकि पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों का ही रेस्ट मास सेम होता है, जो कि यहाँ m0 लिया गया है। तो यह सभी मान यहाँ पर यदि हम समीकरण 3 में रखें तो p म्यू स्क्वायर के स्थान पर हम शून्य ले रहे हैं, p1 म्यू स्क्वायर व p2 म्यू स्क्वायर दोनों का मान माइनस m0 स्क्वायर c स्क्वायर है, तथा
ट्वाइस P1 म्यू डॉट P2 म्यू, यहाँ पर हम ले रहे हैं इनका डॉट गुणनफल। तो इस प्रकार हमें P1 म्यू डॉट P2 म्यू का मान m0 स्क्वायर c स्क्वायर मिल रहा है। चूँकि m0 व c दोनों ही धनात्मक राशियाँ हैं, इस प्रकार हमें P1 म्यू डॉट P2 म्यू का डॉट गुणनफल ये ग्रेटर देन 0 मिलता है, अर्थात ये धनात्मक राशि है। और यदि हम समीकरण 1 से P1 म्यू डॉट P2 म्यू का मान रखें तो P1 म्यू का मान P1 वेक्टर आयोटा I1 अपॉन सी है, व P2 म्यू का मान P2 व आयोटा I2 अपॉन सी है। दोनों के डॉट गुणनफल से हमें P1 वेक्टर डॉट P2 वेक्टर माइनस E1 E2 अपॉन सी स्क्वायर मिलता है। चूँकि समीकरण 4 में इसका मान ग्रेटर देन 0 है, अर्थात धनात्मक है, तो समीकरण 5 से हमें यहाँ पर P1 P2 cos थीटा माइनस E1 E2 अपॉन सी स्क्वायर ग्रेटर देन 0 मिलेगा, जहाँ थीटा हमने P1 वेक्टर व P2 वेक्टर के मध्य का कोण माना है। इस प्रकार हमें cos थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन E1 अपॉन P1C व E2 अपॉन P2C मिलती है। चूँकि हम जानते हैं कि ऊर्जा व संवेग का जो अपेक्षिकीय संबंध होता है उसके अनुसार E स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर C स्क्वायर प्लस M0 स्क्वायर अपॉन M0 स्क्वायर C4 होता है। और इससे हम कह सकते हैं कि E स्क्वायर का मान P स्क्वायर C स्क्वायर से अधिक ही होता है। तो यह दोनों इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन के लिए यदि हम प्रयुक्त करें तो E1 ग्रेटर देन P1C व E2 ग्रेटर देन P2C होगा। और उस स्थिति में समीकरण 6 से हमें cos थीटा ग्रेटर देन 0 मिलेगा, जो कि संभव नहीं है। तो इसका अभिप्राय ये है कि जो हमने अभिकल्पना ली है यहाँ पर, जिसके आधार पर हमने ये cos थीटा ग्रेटर देन 0 ग्रेटर देन 1 प्राप्त किया है, वह सत्य नहीं है। जिसमें हमने यह माना है कि गामा फोटोन स्वतः ही सीधे ही युग्म उत्पादन कर सकता है, तो यह परिकल्पना हमारी सत्य नहीं है। तो इसके लिए गामा फोटोन को किसी प्रबल बाह्य क्षेत्र के साथ उसकी अन्योन्य क्रिया होनी चाहिए, जैसा कि हमने चित्र में दर्शाया है प्रारंभ में कि जब गामा फोटोन जिसमें न्यूनतम दहली अभिक्रिया ऊर्जा ट्वाइस M0 C स्क्वायर होनी चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन दोनों का उत्पादन तभी होगा जब इनमें न्यूनतम रेस्ट मास एनर्जी हो, जो कि M0 C स्क्वायर प्लस M0 C स्क्वायर अर्थात ट्वाइस M0 C स्क्वायर मिलेगी, जिसका कि मान MeV यूनिट्स में 1.026 MeV होगा। तो उतनी गामा फोटोन में न्यूनतम दहली अभिक्रिया ऊर्जा होने पर जब यह किसी नाभिक के प्रबल क्षेत्र से अन्योन्य क्रिया करेगा, तभी इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन का युग्म उत्पादन हो सकता है। तो इस प्रकार यदि हम इस तथ्य को यहाँ पर प्रयुक्त करें और उसके लिए यदि हम गामा फोटोन की नाभिक से अभिक्रिया से पूर्व तथा पश्चात यदि नाभिक के चतुर्विम संवेग ए म्यू व ए म्यू डैश मान लें, तो चतुर्विम संवेग संरक्षण का जो नियम है वो इस प्रकार संशोधित होगा। यहाँ पर जो समीकरण 1 हमने व्यक्त की है, जिसके अनुसार पी म्यू प्लस ए म्यू इक्वल टू P1 म्यू प्लस P2 म्यू प्लस ए म्यू डैश होगा। और इस प्रकार उस स्थिति में जो हमने यहाँ पर कंट्राडिक्शन प्राप्त किया था cos थीटा ग्रेटर देन 0, उसको हम यहाँ पर दूर कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये जो घटना है यह युग्म उत्पादन कहलाती है, जिसके अनुसार जब गामा फोटोन किसी नाभिक के प्रबल बल क्षेत्र के साथ अन्योन्य क्रिया करता है और गामा फोटोन में न्यूनतम ऊर्जा ट्वाइस M0 C स्क्वायर या 1.026 MeV होती है, तो वह इलेक्ट्रॉन व पॉजिट्रॉन का युग्म उत्पादन करता है। इसी प्रकार हम अपने आगामी लेक्चर में चतुर्विम संवेग संरक्षण के नियम का प्रयोग कर कॉम्पटन प्रभाव की घटना को समझेंगे। धन्यवाद।